जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 11 विश्व इतिहास का जो चैप्टर 1 चल रहा था, लेखन कला और शहरी जीवन। आज उसका भाग 2 है। कौन सा भाग 2 है? यानी कि आज पार्ट 2 रहने वाला है। दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे और पहले भाग के बारे में, यानी पहला भाग हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया था। आज पहले पार्ट का लेखन कला और शहरी जीवन का दूसरा पेज होगा। मैंने कहा था कि हर एक पेज को हम एक वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको कोई ऐसी समस्या उत्पन्न न हो। तो उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये था हमारा जो बुक है हमारी, उसका ये डेमो आप देख सकते हो। हमने बहुत अच्छी तरीके से टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, उस पर भी देख लेना हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें देखो पहला पेज हो चुका है और दूसरे पेज के ऊपर हम आज पूरी चर्चा और विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि हमने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि लेखन कला और शहरी जीवन किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है पाठ का, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करवा दिया था। उसके बाद देखो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने बताया क्या क्या था। देखो मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी। किस तरह से उसका नदी है, उस प्रकार किस तरह से इनकी दिशाओं के साथ कनेक्ट किया गया था, वो मैंने बताया था। उसी प्रकार मैंने इसको पूरा विस्तृत बताया था। फिर मैंने शहरीकरण का महत्व बताया था कि शहरों में किस तरह से अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी और किस तरह से वहाँ पर उत्पादन हुआ था। तो ये तो था हमारा क्या है कि पहले पार्ट है, यानी पार्ट 1 का जो वीडियो था, यानी कि जो क्लास थी उसका रिवीजन किया था कि हमने क्या क्या पढ़ा था लेखन कला में, मेसोपोटामिया उसका भूगोल पढ़ा था। ये दो बिंदु हमने कब क्लियर किए थे कि शहरीकरण का महत्व और मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो ये दो बिंदु हो गए, दो बिंदुओं को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया और एक पेज हमारा क्लियर हो गया था उस समय। और आज है हमारा दूसरा पेज। तो चलिए दूसरे पेज की तरफ चलते हैं और ये है हमारा आज का दूसरा पेज। बहुत ही अच्छी तरीके से देखना हर एक चीज़ को इमेज के माध्यम से। मैं कह रहा हूँ कि आपको इमेजिन इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर करवाया गया है कि सीधा आपके दिमाग में फिट होने वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ऐसा लगेगा कि हूबहू हमारे सामने ही इसको दिखाया जा रहा है, इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उस प्रकार से इसको तैयार किया गया है, तो उसको समझेंगे। देखो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत इसको सबसे पहले जूम कर लेते हैं, ताकि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न न हो जिससे हमारे कोई समझने में दिक्कत हो या फिर समस्या हो। एक बिंदु को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं, फिर उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखो हमारा बिंदु क्या रहने वाला है, इसके बारे में आप देखो और विस्तृत चर्चा करते हैं। किस तरह से इसको पूरा प्रोसेस के माध्यम से समझेंगे। और पहले जो आज का हमारा पहला बिंदु होगा वो है शहरों में माल की आवाजाही। क्या है? शहरों में माल की आवाजाही। इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और देखेंगे किस तरह से इसको क्लियर किया जाता है और अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो शहर में माल की आवाजाही, इसको किस तरह से समझना है। तो मैंने कहा था कि शहरीकरण हुआ था, उसमें अर्थव्यवस्था वगैरह जो भी हो रही थी कि किस तरह से वहाँ पर परिवहन हुआ था और अर्थव्यवस्था विकसित कैसे हुई, कहाँ पर किस तरह से श्रम विभाजन करके सामान मंगवाया था, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब देखो इसमें शहरों में माल की आवाजाही, इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के शहर थे, वहाँ का जो शहर था, जैसे मेसोपोटामिया में जो भी शहर था, उसमें माल की आवाजाही कैसे होती थी, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचाया जाता था, उसके बारे में हमारे को विस्तृत चर्चा करनी है कि वहाँ पर माल किस तरह से पहुँचाया जाता था। इसमें हम देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिंदु क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल शहरों में माल की आवाजाही, और इसको हम विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें। देखो आज ही क्लास बहुत ही छोटी रहेगी, क्योंकि देखो इतना घास हम नहीं काटेंगे कि सारे एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा मैं करना भी नहीं चाहता और नहीं करूँगा। क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको कैसे समझ में आएगा कि ये इतना है और इसको इस तरह समझा दिया गया है। मैंने कहा था कि देखो पहले वीडियो में बात की थी बहुत ही अच्छी तरीके से, उसमें थोड़ी बहुत नॉर्मल दूसरी जानकारी दी थी, इसलिए वो क्या है कि धीरे चला था और धीरे चलने के कारण वो वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ा बड़ा बन चुका था। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी बहुत ही अच्छा था और उसमें हर एक शब्द को समझाने की कोशिश की है। अब आज देखो आज जो टॉपिक होगा इसमें भी क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे दो बिंदु है और छोटी छोटी तरीके से हम इसको समझेंगे और आज की क्लास को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे को इतना घास नहीं काटना है कि चारों पेजों को आज खत्म कर लेते हैं और कल नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2-3 दिन हो गए क्लास नहीं आ रही थी, क्योंकि कोई ऐसी हो जाती है दिक्कत वीडियो रिकॉर्ड करने में या फिर अन्य कोई जैसे क्लास को रिकॉर्ड करने में या फिर इंटरनेट संबंधी समस्या हो जाती है। तो देखो क्लासें आती रहेगी, ये पूरी क्लियर, मैं कह रहा हूँ ना, ये 41 जो पेज है आपको यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे।
तो देखो हम पढ़ते हैं, हम शहरों में माल की आवाजाही किस तरह से होती थी, माल को कैसे पहुंचाया जाता था। इसका सीधा सा मतलब ये समझो आप, आवाजाही का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। यानी कि क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, इसको मुझे यहाँ ले जाना है। अब यहाँ ले जाने के लिए मैं जिस चीज़ यानी जिस माध्यम का प्रयोग करूँगा, यानी मैं इसके जिस माध्यम में इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाऊँगा, ये होता है आवाजाही। यानी ये माल है, इसको किस माध्यम से मैं दूसरे स्थान पर पहुँचा रहा हूँ, इसको कहते हैं माल की आवाजाही, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। तो देखो इसमें क्या है और कौन से माल के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहले बिंदु की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर हम भी इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो शॉर्ट नोट्स में क्या दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलो देखो, पहला हमारा बिंदु होगा इसमें दक्षिण में, यानी कि मैंने दिशाओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था क्लास 1 में, उसको अगर आपने देख लिया तो ये पूरा पार्ट जो मेसोपोटामिया में जितनी भी दिशाएं हैं वो आपको हमेशा याद रहेगी कि किस तरह से किस में बात हो रही है। मैंने कहा था जैसे मेसोपोटामिया, इसके दक्षिण में क्या क्या था, रेगिस्तान थे, नगर थे और खेती, इस प्रकार यानी लेखन प्रणाली का शुरुआत हुआ था। ये सारी पूरी जानकारी मैंने क्लास 1 में दी थी, इसलिए क्या है कि वो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया था। इसी कारण यही था कि उसमें हर एक चीज़ को धीरे धीरे, हर एक चीज़ को इतनी क्लियरता के साथ समझाया था कि मैं ये चाहता था कि अगर अगली क्लासें आएगी तो उसमें साथी को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इसमें ये दिशा से संबंधित क्या दिक्कत आ रही है, ये ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको देखो आप अच्छी तरीके से, फिर इस वीडियो को देखना। अब देखो शहरों में माल की आवाजाही में देखो, दक्षिण में औजार, मोहरे, आभूषण, पत्थरों की कमी थी। देखो मैंने कहा था कि वहाँ पर हर एक चीज़ की, देखो हर एक स्थान पर हर एक चीज़ की कमी किसी ना किसी प्रकार से होती है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी वस्तु की हो, क्योंकि हर एक वस्तु हर एक जगह पर मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक जगह वो विकसित नहीं हो पाती है, डेवलप नहीं हो पाती, इस कारण वहाँ पर उसकी कमी रहती है। तो जो मेसोपोटामिया उसमें क्या है कि दक्षिण में औजारों की, यानी औजार, मोहरे, आभूषण, पत्थरों की कमी थी। ये कमी थी, किसकी थी, ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे दक्षिण है शहरों में, उसमें औजार हो गए। अब औजार तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं जानते हो तो मैं जनवा कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। औजार नहीं जानते हो तो यहाँ पर देखो आप सीधा देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो प्राचीन चीज़ों समझो, देखो इस प्रकार से ये औजार संबंधी चीज़ें आपको नजर आ रही होगी। ये देखो, ये आपको छोटे छोटे चित्र नजर आ रहे होंगे। तो यही कारण है, क्लास लेने का फ़ायदा ये है कि किस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझो, ताकि इसी तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होता जाए। अब देखो यहाँ पर आया एक शब्द आया मोहर। क्या आया है यहाँ पर, मोहर। मोहर को समझते हैं। मोहर क्या होती है, जिस प्रकार देखो एक सिक्का होता है या फिर ये ऐसी चीज़ें होती है जिसको मोहर कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको थोड़ी सी आपको जूम करके दिखाता हूँ, मोहर इस प्रकार की होती थी। देखो क्लियर है, यहाँ पर देखो आप, क्लियर है ना, मोहर किस प्रकार की दिख रही है आपको। अब मोहर का कार्य क्या होता था, तो जैसे मान लो माल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो क्या पता कि ये माल पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर इसमें कोई ऐसी खराबी हुई है या नहीं हुई, क्या पता बीच में इसमें सामान निकले या नहीं निकले। तो इसी कारण एक जैसे मान लो बोरी हो गई, कि एक कट्टा, मान लो एक कट्टा हो गया, इसमें क्या है कि सामान को भर दिया, क्या भर दिया, इसमें सामान भर दिया, माल को भर दिया, यानी इसमें माल भर दिया। अब देखो इसकी जांच तक, यानी इस कैसे पता चलेगा अगले आदमी को कि ये सटीक, ये यही सही माल है, वो जांच कैसे करेगा। तो जांच करने के लिए जैसे मान लो कि यहाँ से जहाँ से ये बोरी या कट्टा पहुँचाया जा रहा है, इस पर क्या है कि एक प्रकार की मोहर लगा दी जाती थी। तो इससे क्या है कि वो समझ जाते थे कि हाँ ये ओरिजिनल माल है और इसी माल की हमारे को ज़रूरत थी और यही माल है और ये पूरा पैक है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर मोहर को हटा देते तो वो अगला आदमी समझ जाता कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है, यानी कि ये ओरिजिनल माल नहीं है, या फिर इसमें से कोई ऐसी गड़बड़ की है जिसमें माल में कोई कमी हो सकती है या फिर ऐसी कोई हो सकती है। इसलिए मोहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग इसमें होता था कि सामानों जैसे माल की आवाजाही होती थी उसमें मोहर की अधिकता पाए जाते थे, क्योंकि जैसे सटीकता के लिए, प्रमाण के लिए इसको क्या लगाया जाता था, मोहर को लगाया जाता था। तो ये मोहर, आभूषण तो आप जानते हो पत्थरों की कमी से, यानी कि ये कमी थी, यानी कि औजार, मोहर, आभूषण, इन तीनों को बनाने के लिए वहाँ पर पत्थरों की कमी थी। कहाँ पर कमी थी, दक्षिण में। तो क्लियर हो गए ना ये लाइन, देखो हर एक शब्द को समझा दिया मैंने। दक्षिण में औजार, मोहर, आभूषण, इन तीनों को बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इससे ज़्यादा क्या समझोगे आप, इसमें कोई समझने वाली दिक्कत नहीं है। अब देखो दक्षिण आ रहा था, ये तो समझ रहे हो ना शहरों में, क्योंकि शहरों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर शहरों में ही हो रहा है। अब देखो अगले बिंदु की तरफ चलते हैं।
भिन्न प्रकार के पत्थर, यानी भिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की, ईरान, खाड़ी पार देशों से मंगवाए जाते थे। मैं अब देखो शुरू में पढ़ा था पत्थरों की कमी थी, अब पत्थरों की कमी हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि कमी है तो छोड़ देते हैं या फिर इसको रहने देते हैं, तो छोड़ते नहीं, इसको मंगवाना है। लेकिन मंगवाना कहाँ से है, इसकी उत्पादन हमारे को जरूरत है, तो इसको हम कैसे प्राप्त करें। तो प्राप्त करने के लिए देखो विभिन्न प्रकार के पत्थर थे, तो विभिन्न प्रकार की जगहों पर मिलेंगे। ऐसा तो संभव है नहीं कि सारे प्रकार के जो पत्थर होंगे वो एक जगह पर मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं था। तो विभिन्न प्रकार के पत्थर कहाँ कहाँ से मंगाए थे ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तुर्की एक देश हो गया, ईरान एक दो देश हो गया, इसी प्रकार खाड़ी पार जितने भी देश है वहां से मंगवाए जाते थे। अब देखो खाड़ी पार हो गए ना, तो जैसे ये पानी की ये नदी हो गई, दजला प्रात, जो भी मान लो, एक छोटा सा उदाहरण के साथ समझाऊंगा। खाड़ी पार देशों में वहाँ पर किस तरह से माल की आवाजाही होती थी, इसको जूम कर लेते हैं ताकि ऐसी कोई समस्या न उत्पन्न, यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये नदी है जैसे, अब इसमें जैसे मान लो कि ये तुर्क है या ईरान है, जो भी देश है, और इधर मेसोपोटामिया, और इधर जरूरत है माल की, तो क्या करेंगे कि यहाँ से जैसे पत्थरों की मालगाड़ी भरेंगे। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर रास्ता है तो सीधा चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि परिवहन का प्रयोग करेंगे, जल मार्ग का प्रयोग करेंगे। और जल मार्ग में क्या है कि आपको जिससे पता है कि नाव वगैरह जिसका भी निर्माण करके यहाँ पर जो सुविधा है, उन पुराने ज़माने के अनुसार जो भी प्राप्त वस्तुएं हैं उनसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके माल को ले जाया जाता था। तो इस प्रकार जो खाड़ी पार देश होते, अब खाड़ी पार नाम आ गए तो इसका मतलब ये है कि उसमें नदी वगैरह बीच में आएगी जरूर। इस प्रकार वहाँ पर क्या है कि परिवहन होता था, किसका होता था, जिसमें ये हो गया कुशल परिवहन हो गया। और परिवहन में मुख्य कारण है जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग से वहाँ पर परिवहन होता था। अब देखो इसमें क्या है, और निर्यात यानी खरीदने के लिए। अब देखो निर्यात, एक तो होता है आयात यानी खरीदना, निर्यात यानी देना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे माल हम ले रहे हैं तो उसके बदले अभी तो हम पैसे दे देते हैं कि पैसे को बदले जैसे हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप हमारे को हमारी आवश्यकता अनुसार जो माल हमारे जीवन में या संसाधन की आवश्यकता है वो हमें दे दो। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, निर्यात कैसे होता था, आयात कैसे होता था। तो जैसे मान लो कि मुझे ज़रूरत है इस माल की, यानी इस माल की मुझे ज़रूरत है और मेरे पास ये वाला माल अत्यधिक हो गया, तो इसका मैं क्या करूँगा, निर्यात करूँगा, और इसका मैं आयात करूँगा। इस प्रकार यानी वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो किस प्रकार होता था, देखो निर्यात में क्या क्या करते थे, तो कपड़ा हो गया और कृषि जन्य जितने भी वस्तुएं हैं उनको अधिक मात्रा में क्या करते थे, निर्यात करते थे। यानी कि कपड़ा हो गया, कृषि में जैसे फल अनाज जो भी है, वो गेहूं जो मटर जो भी है, इसमें क्या है कि उनका निर्यात किया जाता था। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार निर्यात होता था, कपड़ा और कृषि जन्य, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की, कपड़ा और कृषि जन्य अधिक मात्रा में निर्यात करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि माल की आवश्यकता थी, इस प्रकार उस वहाँ पर करने की ज़रूरत थी। और इनके पास क्या अधिकता थी, तो यहाँ पर जैसे कपड़ा और कृषि जितने अधिक है तो वहाँ पर खाड़ी पार देशों में इतना अधिक नहीं है, तो उनको भी आवश्यकता है और हमारे को भी आवश्यकता है। तो इन दोनों के बदले क्या होता है कि वस्तु विनिमय होता है, वस्तु के बदले वस्तु लेना। इस प्रकार ये लाइन भी क्लियर। अब देखो आगे, शहरी विकास यानी कि शहर का विकास किस प्रकार हो सकता है। जो शहरी विकास का कारण क्या है कि कुशल परिवहन व्यवस्था है। अब देखो शहर विकास विकसित होने का कारण क्या है कि वहाँ पर कुशल परिवहन व्यवस्था थी, यानी कि ऐसी वाली दिक्कत नहीं थी कि जैसे कोई माल है तो उसको मंगवाने में 1-1.5 साल लग रहा है, ऐसे नहीं है। जैसे गाँव में मान लो कि प्राचीन समय में क्या है कि माल की आवाजाही में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो शहर इतना विकसित हो चुका था कि उसको जैसे माल की आवश्यकता है तो 1 या 2 दिन में उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, और ज़रूरत पूरी होने के कारण उसमें विकास और तेज़ी से होता था। इसी कारण है कि यह क्या है कि शहर का विकास तेज़ी से होता था, क्योंकि वहाँ पर कुशल परिवहन हो गया। अब परिवहन हो गया तो माल की आवाजाही इतनी फास्ट हो गई कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था और तेज़ी से विकसित हो गई और तेज़ी से प्रभावित हो गई। ये भी क्लियर। अब देखो परिवहन में क्या होता है, जैसे परिवहन, तो परिवहन में परात नदी द्वारा होता था। यानी कि जो मैंने बात फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेसोपोटामिया में मुख्य नदियां कौन सी है, दजला और परात। दजला और एक कौन सी है, परात। तो परात नदी द्वारा परिवहन होता था, सबसे ज़्यादा परिवहन परात नदी द्वारा होता था। ये व्यापार विश्व मार्ग के लिए जानी जाती थी। अब देखो जो परिवहन में नदी है परात नदी, इसको व्यापार विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता था। तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु क्लियर। अगर आपको भी क्लियर है तो लिख दो एक बार क्लियर, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हर लाइन देखो। इसमें आपको दक्षिण में किस प्रकार क्या क्या कमी थी, कमी होने के कारण पत्थर कहाँ से मंगवाए गए, और
मंगवाए हैं तो उसके बदले उन्होंने क्या दिया, और विकास होने का कारण परिवहन था, और नदी कौन सी थी, प्रात नदी। बस इतनी बातें, लेकिन आपको समझ में आ गया क्योंकि हर चीज़ समझाने की कोशिश की है। अब देखो जैसे ये नदी तो मैंने बताया था किस प्रकार इसको कैसे यहाँ से यहाँ तक माल की आवाजाही होगी तो ये परिवहन व्यवस्था होगी। उसी प्रकार देखो मैंने ये चीज़ें बताई कि प्राचीन चीज़ें क्या हैं, किस प्रकार मोहरे वगैरह जो भी है वो समझाने की पूरी कोशिश की है। तो चित्रों का फर्क यही पड़ता है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से इमेजिन आपको नहीं करना पड़े और सीधा देखने को मिल जाए, इस प्रकार से ये क्लियर होता है। चले हमारे आज के आखिरी बिंदु पर देखते हैं। ये है हमारा आज का आखिरी बिंदु, लेखन कला का विकास। अब देखो बहुत ही अच्छा बिंदु और इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कौन सा बिंदु है हमारा, लेखन कला का विकास। इसको किस प्रकार से समझेंगे, देखो लेखन कला का विकास यानी कि कोई भी लेखन कला आप जानते हो, लिखने की प्रक्रिया या फिर जो भी है उसका विकास कैसे हुआ, उसको आगे कैसे बढ़ाया गया। जैसे लेखन प्रणाली है तो उसको किस तरह से, किस स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाया गया, या फिर किस तरह से उसका विकास हुआ, उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण लेखन कला आज इतनी विकसित हो पाई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे को चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेखन कला का विकास, इसमें सबसे पहले देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि पहली पट्टिका लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में मिली, जिसमें बेल, मछलियाँ और रोटियाँ इनके चित्र थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपको ये ध्यान रखनी है, और क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि लेखन कला की जो हमारे को जानकारी पहली पट्टिका मिली है। अब देखो मिली कब है, 3200 ईस्वी पूर्व। अब ये ईस्वी पूर्व वगैरह क्या है ये मैंने समझा दिया था कल, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें हर एक चीज़ को समझाया। उसको वापस देखो, मैंने कहा था कि यहाँ पर 0 ईसा मसीह का जन्म हुआ, यहाँ पर ईस्वी हो गया, और ये ईसा पूर्वी हो गया। तो इसमें क्या है, किस प्रकार सन चलते हैं, वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस प्रकार गणित में हम रेखाखंड पढ़ते हैं उसी प्रकार हमने पढ़ाया था किस तरह से सन को आगे बढ़ाया जाता है और किस प्रकार पीछे चलते हैं तो ईसा पूर्व होता है। तो वो देखो अच्छी तरीके से, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो पहली पट्टिका लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में मिली थी, जिसमें जो पट्टिका मिली उसमें बेल, मछलियाँ और रोटियों के अनेक चित्र मिले। अब देखो बेल आप जानते हो ना, या फिर इसको भी समझाना पड़ेगा, मछली आप जानते हो, रोटी भी आप जानते हो, तो इनके चित्र हमारे को कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो पहली पट्टिका लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में मिली, जिसमें हमारे को बेल, मछलियाँ, रोटियों के चित्र देखने को मिलते हैं। ये पहली लाइन क्लियर। अब देखो पट्टिका दिखाता हूँ मैं, तो चलो पट्टिका भी दिखा देते हैं। ये देखो इस प्रकार की पट्टिका होती थी, किस प्रकार की, ये प्राचीन पट्टिका होगी। इसको आप समझो, इमेजिन करने की कोशिश करो इसमें क्या क्या हो सकता है, फिर देखो किस तरह से आप इसमें समझते हो। जैसे मान लो कि ये पट्टिका हो गई, इसमें देखो विभिन्न प्रकार के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार की प्राचीन चीज़ें, प्राचीन वस्तुएं होती थी। अब देखो अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा अगला बिंदु बहुत ही अच्छा है, उसको देखते हैं और फिर समझते हैं किस प्रकार यहाँ पर आपको दिखाया गया। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब देखो अगली लाइन है, यहाँ से लगभग 50 यानी 5000 सूचियाँ मिली है। अब देखो ये सूचियाँ क्या हो गई, 5000। तो पहली पट्टिका मिली है ना, जिस प्रकार ये पट्टिका, इस प्रकार की हमारे को अनेक, जैसे एक सूची होती है जिसमें कई सारी पट्टिकाएँ हो गई, तो ये मिलकर एक सूची हो गई। इस प्रकार की 5000 सूचियाँ देखने को मिली, यानी कि लगभग कितनी सूचियाँ हमारे को लेखन कला में देखने को मिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर लिखने को कह दे कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, तो इसमें आपको ये सारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी होगी। क्या लिखना होगा कि पहली पट्टिका लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में मिली, जिसमें बेल, मछलियाँ, रोटियाँ के चित्र थे। यहाँ पर लगभग 5000 सूचियाँ मिली थी। कितनी सूचियाँ, 5000। अब देखो लेखन कला की शुरुआत समाज का, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर आपको पूछ ले कि लेखन कला का विकास ही क्यों हुआ, क्या जरूरत थी जिससे लेखन कला का विकास करने की, लेखन की शुरुआत हुई, और उसको शुरुआत होना ही था उसकी वजह से, तो वो मेन समस्या क्या थी वो देखो। लेखन कला की शुरुआत समाज को लेन देन का स्थायी हिसाब रखने के लिए की गई थी, यानी कि समाज का लेन देन का जो स्थायी हिसाब है उसको किस प्रकार से स्थायी किया जा सकता है, परमानेंट किया जा सकता है, तो वो लेखन की वजह से होता है। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति याद रखता है तो 1 साल नहीं भूलेगा, 2 साल नहीं भूलेगा, लेकिन 3-4 साल बाद वो भूल जाएगा। उसी प्रकार अगर उसी बात को हमने लेखन में व्यवस्थित कर दिया, उसको व्यवस्थित रख दिया, तो आप 3 क्या 10-15 साल बाद में भी आप देखोगे, 50 साल बाद में भी देखोगे, तो वो स्थायी वैसा का वैसा आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार अभी हम ये पट्टिकाएं पढ़ रहे हैं, तो ये लेखन कला की वजह से ही तो देख पा रहे हैं। अगर इनको वो याद कर लेते तो हमारे को समझ में नहीं आती पट्टिका क्या होती है, मोहर क्या होती है। उन्होंने इस प्रकार की लेखन कर दी है कि अभी भी हम उनको अनुभव कर पा रहे हैं, अभी भी हम उनका देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस है और किस तरह से पहले इस ज़माने में होता था। अगर वो इसी प्रकार मान लो कि याद रख लेते, इनका इस तरह से विकास नहीं करते, तो हम इनको देख नहीं पाते। इस प्रकार लेखन के लिए स्थायी विकास होता था, जो इस कारण इसको क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई लेखन कला की। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको
कि वर्ण और भाषा, जो लेखन कला थी उसकी वर्ण क्या थे, यानी लेखन कला में उसका वर्ण क्या थे और भाषा कौन सी थी। तो ध्यान रखना, वर्ण किलाकार थे। वर्ण को क्या थे, किलाकार, यानी कील से खुदे हुए। ये देख सकते हो आप किस तरह से इसको कील से खोद खोद कर बनाया गया, यानी कि कील से खुदे हुए थे, ये वर्ण थे। अब भाषा कौन सी थी, तो भाषा ध्यान रखना सुमेरियन भाषा थी। कौन सी भाषा थी, सुमेरियन। और वर्ण कौन से थे, किलाकार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। अब देखो 2400 ईस्वी पूर्व, यानी कि 2400 ईस्वी पूर्व में सुमेरियन का क्या थी, भाषा थी। उसका स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया, यानी कि सुमेरियन को हटाकर कौन सी भाषा आ गई, अब अक्कदी भाषा आ गई। ये ध्यान रखना, सबसे पहले भाषा कौन सी थी, सुमेरियन। उसके बाद कौन सी आ गई, अक्कदी आ गई। यानी कि सुमेरियन के बाद कौन सी आ गई, अक्कदी भाषा आ गई। अब देखो अक्कदी भाषा क्या है, तो अक्कदी भाषा किलाकार रिवाज में, जो वो भाषा पहले सुमेरियन थी उसी रिवाज में किलाकार 2000 से अधिक वर्षों तक चली रही। उसी जो प्रारंभिक जो परंपरा थी उसी के अनुसार वो लेखन कला में विकसित होती गई और अक्कदी भाषा का रूप और विकास होता गया। तो ये था लेखन कला, और यानी कि लेखन कला का विकास किस तरह से हुआ। इसमें देखो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चित्र देखो, इनको समझने की कोशिश करो किस प्रकार कलाकार थे। ये किताब का चित्र है, आप अच्छी तरीके से, आपके पास किताब है तो उनको देखना किस प्रकार इसका निर्माण होता है। वो आप देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं, यानी चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 3200 ईस्वी पूर्व, यानी मैंने अभी चर्चा कर लिया, पूरा प्रोसेस बता दिया किस प्रकार थी, 3200 ईस्वी पूर्व मिली। और प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई भी देख लो, यहाँ पर 3.5 सेमी या उससे कम। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत किसके थे, मैंने बताया था, चित्र किसके थे, बेल, मछली, अनाज, नाव, जो भी है वो सारे। अब देखो किलाकार और संकेत इस प्रकार की, जो आपको किलाकार दिख रहे हैं, ये चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है कि किलाकार रिवाज में थे। इस प्रकार की पट्टिकाएं मिली, देखो जो संख्याएं, नाव वगैरह हो गए, अनाज, मछली, इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्लियर होता है आज का जो पेज है हमारा, कौन सा, दूसरा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक लाइन डिटेल में पढ़िए। एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ऐसी कोई समस्या न हो कि हमने कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ी हो। देखो सर्व माल की आवाजाही पड़ी, जिसमें दक्षिण में औजार मोहरे ये कमी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि प्रकार, पत्थरों के प्रकार अलग अलग थे और ये अलग अलग जगहों से मंगवाए जाते थे। मंगवाने के बाद इनको किसके माध्यम से खरीदते, तो इनका निर्यात करते थे। कपड़ा कृषि का शहरी विकास के कारण कुशल परिवहन और प्रातिनिधि द्वारा होता था। ये था पहला बिंदु। दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, लेखन कला का विकास। लेखन कला के विकास में हमारे क्या ध्यान रखना है कि देखो लेखन कला में हमने क्या पढ़ा था, पहली पट्टिका 3200 ईस्वी पूर्व में मिली, जिसमें बेल, मछलियाँ, रोटियों के चित्र थे। 5000 सूचियाँ मिली। समाज में स्थायी लेन देन रखने के लिए लेखन की शुरुआत हुई। वर्ण हमारे किलाकार थे। भाषा सुमेरियन थी और 2400 ईस्वी पूर्व में सुमेरियन की जगह अक्कदी भाषा ने स्थान ले लिया और अक्कदी भाषा किलाकार रिवाज में 2000 अधिक वर्षों तक चली रही और इसी प्रकार आगे चलती रही। तो ये था हमारा आज का क्लास, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और हमने 4 बिंदु पूरे क्लियर कर लिए इस चैप्टर के, यानी लेखन कला और शायरी जीवन के 4 बिंदु हमने क्लियर कर लिए। 2 आज कर लिए और 2 पहली कक्षा में कर लिए। यानी कि रोज का हम 1 पेज पढ़ेंगे। आज हमारा दूसरा पेज खत्म हो गया। आने वाली क्लास में हम तीसरा पेज पढ़ेंगे। इस प्रकार 5 पेज में ये क्लास पूरी खत्म हो जाएगी और जब तक ये खत्म होगी तब तक आपके पूरा जो ये पार्ट है लेखन कला और शायरी जीवन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।